हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका द जय गुरुदेव पॉलिटेक्निक में स्वागत है। मैं डॉक्टर उमारू, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी टॉपर। आज आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में एक फिर से एक लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ और टॉपिक है फ्रांज फैनन। पेपर नंबर सेकंड की यूनिट नंबर फर्स्ट में जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, जो पाश्चात्य विचारक हैं, उसके अंतर्गत हमने काफी विचारक पढ़े। अन्ना आरेंड पढ़े, माइकल वॉल्जर पढ़े, जॉन रॉल्स पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में फ्रांज फैनन के बारे में। फ्रांज फैनन के बारे में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। फ्रांज फैनन कि फ्रांज फैनन क्या है, उनका पॉलिटिकल साइंस में क्या योगदान है, ये किस प्रकार के राजनीतिक विज्ञानी हैं, किस प्रकार राजनीतिक दर्शन शास्त्री हैं, इनका योगदान क्या है पॉलिटिकल साइंस में, किस प्रकार से इन्होंने राजनीतिक विज्ञान को प्रभावित किया, समाज को, सामाजिक क्रांति को, हम सब देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात तो ये है इसके अंदर, फ्रांज फैनन, फ्रांज फैनन, पहली बात तो ये कि ये अफ्रीकी राजनीतिक विचारक थे। अफ्रीकी, ध्यान रखना, अब तक हमने पढ़े पाश्चात्य, लेकिन ये थे अफ्रीकी राजनीतिक विचारक, ठीक है। इनका जन्म जो है, फ्रांस में का जन्म जो हुआ था 1925 में हुआ था, ठीक है। और ये जो है अफ्रीकी क्रांतिकारी विचारक है, अफ्रीकी क्रांतिकारी विचारक है, ध्यान रखना। अल्जीरिया, अल्जीरिया के अल्जीरिया की आजादी की लड़ाई में, अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। और आगे जाकर के इन्होंने फ्रांस के लियोन यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करी, क्योंकि इनका जन्म जो था ना, इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। ये अफ्रीकन थे, लेकिन जन्म उनका हुआ था फ्रांस में 1925 में। लेकिन दुर्भाग्य से फ्रांस फैनन का जो जीवन काल था बहुत कम था, और 1961 में मात्र 36 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, जो कि बहुत दुखद था, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी अमेरिका में, यूएसए में। इनके जो जो मूल विचार थे वो ये थे, एक तो इन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध किया, ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो श्वेत नस्ल भेद, हम यूं कह सकते हैं, या रंग भेद, काले गोरे के भेदभाव का विरोध किया, अश्वेत और श्वेत के भेदभाव का विरोध किया। इन्होंने जो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद था उसका विरोध किया, ठीक है। और जो विदेशी शक्तियां थी, विदेशी शासन होता है, उसका विरोध किया। मतलब कुल मिला के इन्होंने नस्लभेद का, रंगभेद का विरोध किया, और इनके विचारों में मूल रूप से उपनिवेशवाद का इन्होंने विरोध किया, नस्लभेद का, रंगभेद का इन्होंने विरोध किया। दो मुख्य विचार हैं इनके। एक तो विचार ये है, इन्होंने उपनिवेशवाद का यानी कॉलोनिज्म का विरोध किया। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा किया था, कमजोर राष्ट्र समझ के भारत को, तो जो विदेशी ताकतें होती, खासकर पाश्चात्य शक्तियों ने गरीब देशों में जो हमला किया, उन पर कब्जा किया, राजनीतिक आर्थिक उनका शोषण किया, सांस्कृतिक उनका शोषण किया, धार्मिक रूप से शोषण किया, तो इसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। अपनी कॉलोनी, अपने अड्डे उन्होंने बना लिए। दूसरा, नस्लभेद का मतलब होता है, रंगभेद का मतलब काले गोरे जो होते हैं, श्वेत अश्वेत का भेदभाव, और श्वेत लोग के अंदर अहंकार की भावना को इन्होंने बताया, और अश्वेतों के अधिकार को इन्होंने वर्णन किया, ठीक है। इनके जीवन में दो ही मुख्य जो थे सिद्धांत थे। एक तो उपनिवेशवाद का इन्होंने विरोध किया अपने जीवन काल में, और इन्होंने श्वेत अश्वेत के अंतर्गत विरोध को खत्म करने की बात कही, और अश्वेतों के अधिकारों की इन्होंने बात करी, फ्रांस फैनन ने, कि अश्वेतों को उनका अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ऐसा फ्रांस फैनन ने अपने सिद्धांतों का प्रदर्शन किया और बताया, ठीक है। फ्रांस फैनन की तो पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन कर लेते हैं एक बार, कि फ्रांस फैनन की कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। पुस्तकें, बुक्स, नंबर एक, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ब्लैक स्किन,
कॉमा व्हाइट मार्क्स 1952 में लिखी गई किताब थी। ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक स्किन और व्हाइट मार्क्स, काली चमड़ी और सफेद मार्क्स, ये इनकी किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक में उन्होंने अश्वेत और श्वेत के जो नस्ल भेद है, रंग भेद है, उसका वर्णन किया और उसके बाद उसका विरोध किया है उन्होंने। अश्वेत के अधिकार बताए और श्वेत को बताया कि ये आपकी सलाह दी कि आप ऐसे भेदभाव ना कीजिए। दूसरी पुस्तक है उनकी ए डाइंग कॉलोनिज्म, मरता उपनिषदवाद 1959 में। इसमें इन्होंने अपना मुख्य जो सिद्धांत था उपनिषद, इसका वर्णन किया कि उपनिषद क्या होता है, इसका कारण क्या है, इससे छुटकारा कैसे हो सकता है। तीसरी जो एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी टुवर्ड द अफ्रीकन रिवोल्यूशन 1964, ठीक है। और एक पुस्तक थी द ब्रेसलेट ऑफ द अर्थ, द ब्रेचेज ऑफ द अर्थ। ये चार पुस्तकें तो बहुत भी लिखी इन्होंने, लेकिन चार पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है इनकी, चार किताबें। ये जो फर्स्ट वाली इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट है, और थर्ड इंपॉर्टेंट जो अफ्रीकी जो रिवोल्यूशन अफ्रीकी क्रांति की बात करता है ये पुस्तक, ठीक है ना। और द रेस्ट ऑफ द अर्थ, द रेस्ट ऑफ द अर्थ में पुस्तक में उन्होंने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की बात करी है, नेशनल फ्रीडम की बात करी है, उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई की बात करी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा फ्रांस फिनन की पुस्तकों के बारे में, हमने पढ़ा फ्रांस फिनन की प्रमुख पुस्तकों के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्रांस फिनन ने जो मुख्य मुख्य सिद्धांत दिए, विचार प्रस्तुत किए, वो सिद्धांत बेसिकली है क्या, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक, सिद्धांत मुख्य रूप से क्या है, हम ये भी देख सकते हैं एक बार ढंग से, अच्छी तरह से, है ना। तो देखिए, पहला विचार इनका उपनिवेशवाद, कोलोनिज्म का सिद्धांत। उसके बारे में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि उपनिवेशवाद जो है ना, उससे क्या होता है, जातिगत उत्पीड़न होता है, आर्थिक और जातिगत उत्पीड़न होता है समाज में। ये उपनिवेशवाद जो उत्पीड़न का कारण है, इससे क्या होता है कि आर्थिक शोषण होता है गरीब देशों का, गरीब जातियों का। इसमें श्वेत जातियां जो हैं, अधिकतर ये श्वेत जातियों ने किया है ये, ठीक है। जातीय अहंकार को आगे बढ़ा करके इन्होंने शोषण भी किया है गरीब देशों, खासकर तीसरे जो विश्व के लोग हैं, जो थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्री है उनका, विकासशील और विकसित देशों का, गरीब देशों का। इन्होंने कहा कि जो उपनिवेशवाद है उससे काले गोरे का भेदभाव बढ़ा है, काले गोरे का भेदभाव बढ़ा उपनिवेशवाद से। और इसमें होता ही है इसके अंदर कि जो सफेद व्यक्ति है, वो ये श्वेत व्यक्ति जो पाश्चात्य वर्ग के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम कल्चर में, हम संस्कृति में, हम लॉ में, हम कानून में, एजुकेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं, किससे, काले लोगों से, हम बेस्ट हैं इन लोगों से, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसके अंदर जो फ्रांस फिनन ने यह चीज बताई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उपनिवेशवाद के अंतर्गत, कि जो सफेद जाति वाले लोग होते हैं उपनिवेशवाद के अंतर्गत, उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है समझते हो ना आप, कि जो अमीर, जो बड़े ताकतवर देश हैं, वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और सैनिक बल पर गरीब देशों को अपना गुलाम बनाते हैं, अपनी कॉलोनियां स्थापित कर देते हैं। इसको बोलते हैं उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कॉलोनिज्म या उपनिवेशवाद बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रांस फिनन ने अपने सिद्धांत में दो सिद्धांत बताए जो उपनिवेशवाद के अंतर्गत चलते हैं। नंबर एक है श्वेत जाति का भार का सिद्धांत, श्वेत जाति का भार का सिद्धांत, भार का, वेट का सिद्धांत। और दूसरा है अश्वेत जाति का जो सिद्धांत है, अश्वेत जाति का गौरव का सिद्धांत, गौरव, प्राइड, दम का सिद्धांत। श्वेत भार जाति सिद्धांत के अंदर ये लोग बोलते हैं, श्वेत जाति के लोग, कि वो अश्वेत से महान है, और श्वेत जाति का जो भार है एक तरह का, कि अश्वेत जाति जो है असभ्य है, बर्बर है, उसको सभ्य बनाना, उसको सांस्कृतिक बनाना, शिक्षित बनाना किसका कर्तव्य है, ये कर्तव्य श्वेत जाति का, उन पर भार है ये।
असभ्य को सभ्य बनाना, जो अश्वेत काले लोग होते हैं उनको सभ्य बनाना, ऐसा श्वेत लोगों का मानसिक रूप से यही कल्पना है, ये ऐसा फेनन बोलते हैं, काल्पनिक चीजों को कुछ नहीं है और तो मनुष्य सब बराबर होते हैं, ऐसा फ्रांस फेनन का मानना है। तो फिर किसका बाहर है? अश्वेत जाति को शिक्षित बनाना, सभ्य बनाना, क्योंकि वो बराबर है इसलिए। अश्वेत जाति मानती कि हमारी जरूरत नहीं है, हम स्वयं, हमारी संस्कृति महान थी प्राचीन काल में, हम महान रहे हैं, हम गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है, इसलिए हमें जरूरत नहीं है इस चीज की। तो फ्रांस फेनन कहते हैं कि दोनों लड़े नहीं, बल्कि अश्वेत जाति कहेगी हमें केवल हमारे जो मानवीय अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, वो हमें मिले खाली बस, और हमें समानता मिले और हमें स्वतंत्रता मिले, बस ये उनका है, बाकी वो लड़े नहीं श्वेत जाति से। और श्वेत जाति अपने काल्पनिक सिद्धांतों से बाहर आए कि सब मनुष्य बराबर है, हमने हमारे पे कोई अधिकार नहीं है, हम पे कोई अधिकार नहीं का शोषण करने का, हम पे कोई बाहर नहीं है, बल्कि सब मनुष्य बराबर, सबको मनुष्य को बराबर बुद्धि दी है भगवान ऊपर वाले ने, ठीक है। तो दोनों अपनी कल्पना को दूर रखें, अपने सिद्धांतों को अलग रखें और दोनों मिलकर रहें, ठीक है ना। तो ये जो है ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स, जो पुस्तक है ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स, उस पुस्तक में उन्होंने सिद्धांत दिया है उपनिषद के अंतर्गत, जो काले गोरे का भेदभाव खत्म होना चाहिए और दोनों को जो है मिलके रहना चाहिए, ऐसा किसका मानना है? फ्रांस फेनन का मानना है, ठीक है। अब अगली बात हम करते हैं इसके अंदर, जो अगला विचार है फ्रांस फेनन का, वो क्या हम देख लेते हैं बच्चों। अगला है राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, जिसमें उन्होंने भाग भी लिया, खासकर अल्जीरिया के मुक्ति आंदोलन में, ठीक है। जो पुस्तक इनकी द रेचेड ऑफ द अर्थ, जो जो उन्होंने 1961 में लिखी थी, इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन क्या है। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन यह है कि जो गांव के जो गरीब लोग हैं, जो किसान है, गांव के किसान, उनके अधिकार की रक्षा कर, उनका अधिकार लेना, खासकर अफ्रीका में, खासकर अफ्रीकी क्रांति में, ये क्रांति का होनी चाहिए अफ्रीका में होनी चाहिए, और प्लस जो थर्ड वर्ल्ड के देश हैं उनमें क्रांति होनी चाहिए, ऐसे मानना है। देहाती किसानों को इसमें क्रांति करनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्रांति जो है, ये क्रांति जो है ना तो मिडिल क्लास की ना अपर क्लास की, बल्कि क्रांति लोअर क्लास की, गरीबों की क्रांति है, ये गरीब किसानों की क्रांति है, किसानों का आंदोलन नहीं है, किसानों का मूवमेंट है ये, अफ्रीका के अंदर खासकर तीसरे विश्व युद्ध के देशों के लिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ फ्रांस फेनन ने एक सिद्धांत और दिया कि जो मार्क्सवाद है इसका इन्होंने समर्थन किया, लेकिन पूर्ण रूप से मार्क्सवाद में इन्होंने बदलाव भी किया, उसको वैसा कैसा नहीं माना। जैसे फ्रांस फेनन ने कहा कि जो तीसरा विश्व है, थर्ड वर्ल्ड है, उसके लिए नया मार्क्स आना चाहिए, नया मार्क्सवाद आना चाहिए, जिसको बोला गया नव मार्क्सवाद। इसके सिद्धांत के समर्थक थे, नए मार्क्सवाद सिद्धांत समर्थक थे ये। इन्होंने मार्क्सवाद में संशोधन किया, माओ की जैसा, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो लेनिन ने क्रांति करी है वो सफल हो सकती रूस में, लेकिन अफ्रीका में और थर्ड वर्ल्ड के देशों में सफल नहीं हो सकती। इसके लिए उन्होंने कहा कि जो किसान है, जो गरीब है, गरीब मध्यम वर्ग है, और प्लस लुच्चा सर्वहा वर्ग, लुच्चा शब्द दिया उन्होंने, लुच्चा, लुच्चा तुम कौन? जो जेब कतरे, गरीब सैनिक, भगोड़े, भिखारी, इसको उन्होंने बोला लुच्चा सर्वहारा, बोला इन्होंने। क्या बोला? लुच्चा सर्वहारा बोला। लुच्चा सर्वहारा, गरीब मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास और किसान, इन तीनों को मिलकर क्रांति करनी चाहिए। ये जो क्रांति है, ये क्रांति सांस्कृतिक क्रांति होगी, ये क्रांति आर्थिक क्रांति होगी, जैसे कि माओ से तुमने करी थी चीन के अंदर, वैसी क्रांति। लेनिन की क्रांति नहीं है, पूर्ण से सैनिक क्रांति, ठीक है ना। तो ये फ्रांस फेनन की क्रांति है और मार्क्सवादी विचार है। इसी को उन्होंने बोला नव मार्क्सवाद का सिद्धांत। इसमें उन्होंने मार्क्स के सिद्धांत में बदलाव किया। रक्तपूर्ण क्रांति की जगह उन्होंने बोला सांस्कृतिक आर्थिक क्रांति होनी चाहिए, जैसे कि माओ ने करी है। गरीब किसान, लोअर मिडिल क्लास और लुच्चा सरबराह, जिसे भिखारी, भगोड़े, सैनिक वगैरह,
इसमें शामिल होते हैं वो, ठीक है ना। और इसके अलावा फ्रांस फेनन ने पर प्रभाव किसका पड़ा, इन पर प्रभाव पड़ा एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, जो अस्तित्ववादी दार्शनिक थे, अस्तित्ववादी दार्शनिक, जिनका नाम था पॉल सांत्र। इनका भी इसमें प्रभाव पड़ा, ठीक है। और इसके अलावा लुबुम्बा, लुबुम्बा जो है ऐसे विचार थे, इन्होंने रंग भेद का विरोध किया था, इन्होंने रंग भेद का विरोध किया था। तो इनका भी प्रभाव एक तरह से मान सकते हैं, गुरु रहे हैं इनके, मार्क्स, पॉल सांत्रे, लुबुम्बा। लुबुम्बा तो खासकर ज्यादा रहे क्योंकि इन्होंने रंग भेद का विरोध किया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्क्सवाद के साथ साथ जो प्रजातिवाद है, जो रंग भेद है, उसके विरोध का मिश्रण किया। मतलब मार्क्सवादी क्रांति के साथ साथ इन्होंने रंग भेद का विरोध करने की बात भी कही है। इन्होंने कहा है कि जो सर्वहारा वर्ग है ना, पूंजीवादी वर्ग, उसका विरोध करना पूंजीवादी देशों में अच्छा है, पश्चिमी देशों में, लेकिन गरीब देश जो है, तीसरे विश्व के देश जो है, वहां पर रंग भेद का भी विरोध करना पड़ेगा, वहां पे रंग भेद की नीति का विरोध हमें करना पड़ेगा। इसके साथ साथ फ्रांस फेनन ने क्या किया, फ्रांस फेनन ने जो है क्रांति का समर्थन किया है, क्रांति का समर्थन किया है, ठीक है। इन्होंने हिंसा का समर्थन किया है, हाँ, इन्होंने हिंसा का भी समर्थन किया, इसी बार नहीं किया, इन्होंने हिंसा का समर्थन किया है, इन्होंने हिंसा का समर्थन किया है, मानते हैं इस चीज को। और इन्होंने लेकिन कहा है कि जो हिंसा होगी उसमें रंग भेद का विरोध होगा। ये इनका केंद्र बिंदु था हिंसा के बाद में, कि तीसरे जो देश हैं, जो थर्ड वर्ल्ड के देश हैं, खासकर अफ्रीकी देश, उनमें सांस्कृतिक आर्थिक क्रांति के साथ रंग भेद का विरोध होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए उन्हें हम बोलते हैं नव मार्क्सवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें हम? नव मार्क्सवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नव मार्क्सवादी बोलते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फ्रांस फेनन के बारे में हम निष्कर्ष में यही कह सकते हैं कि इन्होंने मूल रूप से उपनिवेशवाद का विरोध किया, इन्होंने विरोध किया रंग भेद का, नस्ल भेद का इन्होंने विरोध किया, गोरे काले का इन्होंने भेद किया, श्वेत जाति अश्वेत जाति का विरोध किया, और थर्ड वर्ल्ड में, तीसरे विश्व में अलग प्रकार की मार्क्सवादी क्रांति, नवीन मार्क्सवादी क्रांति का समर्थन किया कि ये क्रांति रंग भेद का विरोध करेगी, ये क्रांति आर्थिक समानता लाएगी, यह क्रांति सांस्कृतिक समानता लाएगी। श्वेत जाति के दंभ को इन्होंने तोड़ा और कहा कि अश्वेत जाति भी विरोध कर सकती है, श्वेत अश्वेत बराबर, क्योंकि दोनों मनुष्य, दोनों बराबर मस्तिष्क से दिमाग है, ठीक है स्टूडेंट। तो फ्रांस फेनन जो थे मुख्य रूप से नव मार्क्सवादी थे, इन्होंने रंगभेद की नीति का विरोध किया। तीसरे विश्व के लिए थर्ड वर्ल्ड के लिए इन्होंने अलग से मार्क्सवादी क्रांति का समर्थन किया। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।